This conference will now be recorded. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। आज का हमारा सेशन पेरोल मैनेजमेंट के ऊपर ही है पूरा, और उसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो एक बार मैं पहले पावर पॉइंट के स्लाइड के बेस पे बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये आएगा, फीचर्स को इनेबल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की प्रिकॉशन लेनी है और क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं और क्या क्या चीज़ें इनेबल करना है। आज जो है हम केवल मंथली सैलरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन और डेली बेसिस वाला जो है उतना पावरफुल नहीं है। 99% जो यूज होता है वो हमारा मंथली सैलरी यूज होता है। तो उस फीचर्स को हम कैसे बिजी में इनेबल करेंगे। फिर हम देखेंगे लोन एंड एडवांस में डिफरेंसेस क्या है, और अगर किसी एम्प्लॉय को लोन एंड एडवांस देने के तरीके क्या हैं, और इसको हम उसको जब भी हमें रिवर्स वापस लेना रहता है उसका शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। हमारे पास उसमें पेमेंट के मोड के ऑप्शन भी बहुत सारे मिलेंगे, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर एंड क्रेडिट। बेसिकली क्रेडिट अकाउंट हम तब यूज करते हैं जैसे हमने अकाउंटिंग में डबल अकाउंटिंग होती है और सिंगल अकाउंटिंग होती है। डबल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है जैसे हमने किसी को बिल दे दिया, बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आया, तो ये डबल अकाउंटिंग होगी, पहले बिल बना फिर पेमेंट आया। ऐसे ही क्रेडिट मोड में हम सैलरी पोस्ट कर देते हैं तो एम्प्लॉय के नाम से आउटस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है, और जब तक उसको हम चेक या कैश हैंड ओवर नहीं करते तब तक वो आउटस्टैंडिंग वैसी ही खड़ी रहती है एम्प्लॉय की, कभी उसको सैलरी नहीं दी गई है। ये हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम कहीं पे कैश अकाउंटिंग करते हैं या कैश सैलरी पे करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे 50 एम्प्लॉय होते हैं, 15,000, 20,000, 50, 30,000 सैलरी देते हैं, तो उनकी कैश सैलरी देते हैं वो लोग। अब कैश सैलरी देते हैं तो हमने सैलरी बना दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ सबको सैलरी चली गई। उसमें ये भी होता है कि 30 जन की सैलरी है, उसमें से 10 जन की जा चुकी है, 20 जन की बाकी है, तो किसकी किसकी जा चुकी है, किसकी किसकी बाकी है, वो भी एक अकाउंटिंग करना रहता है। तो उस मेथड को हम क्रेडिट मेथड बोलते हैं, कि मतलब प्रोसेस करने के बाद इमीडिएट क्लियरिंग नहीं हो जाती है सैलरी। सैलरी उनको डेबिट करके फिर से अकाउंट, कैश अकाउंट या चेक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो फिर वो डबल एंट्री हो जाती है। वो चीज हम आज समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट एम्प्लॉइज। अभी हमारे पास एग्जांपल के लिए जैसे दो सैलरी स्ट्रक्चर्स मैं बताता हूं। किसी को ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है लोअर सैलरी वालों के लिए, और हायर सैलरी वालों को ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बना के उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ईएसआईसी वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको ईएसआईसी का कंपोनेंट हम डाल देंगे, और जो ईएसआईसी कंपोनेंट वाले नहीं है या हायर सैलरी वाले हैं उनको हम सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से सैलरी कंपोनेंट अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग डिफाइन की जा सकती है। क्रिएशन ऑफ सैलरी कंपोनेंट, आपके पास जो हमारे पास बीजे में डिफॉल्ट सैलरी कंपोनेंट है, उसके अलावा अगर हमें कोई सैलरी कंपोनेंट एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसके बेस पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, आइटम मास्टर क्रिएट करते हैं, वैसे भी हम सैलरी कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सैलरी प्रोजेक्शन एंड टीडीएस कैलकुलेशन एंड डिडक्शन। अगर किसी को हमने सैलरी हायर सैलरी पे डाल के रखा है, उस पर टीडीएस डिडक्टेबल है, तो उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, उसका टीडीएस कैलकुलेशन क्या होगा और डिडक्शन कैसे करना है, उस तरह से हम समझ सकते हैं। और अभी के सिनारियो में दो चीजें, जैसे लास्ट ईयर में था कि विद डॉक्यूमेंट विदाउट डॉक्यूमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट शो करना है या नहीं शो करना है। शो करना है तो ये वाला रेट लगेगा, नहीं शो करना तो ये वाला रेट लगेगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सैलरी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। सैलरी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमें करना रहता है तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जो मेन पार्ट होता है
वो कंपोनेंट अलाइनमेंट होता है। कंपोनेंट अलाइनमेंट हमेशा जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है और सैलरी वाउचर में जो हम कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, दोनों का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। वो प्रिकॉशन का पार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें डालना है। सैलरी कैलकुलेशन विथ एंड विदाउट एडवांस। बिजी में लोन और एडवांस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एडवांस का सैलरी एडवांस का मतलब ये होता है कि जो भी एडवांस दिया जाए वो सैलरी के टाइम पे पूरा का पूरा डिडक्ट कर लिया जाए, उसको सैलरी एडवांस बोलते हैं। सैलरी लोन की डेफिनेशन ये होती है, पर एम्प्लॉय ने लोन ले लिया है, उसका एक पार्ट पार्ट करके हर महीने में डिडक्ट करना है, उसको सैलरी लोन बोलेंगे। अब जैसे 50,000 लिया है, 10,000 रुपए 5 महीने में काटने हैं, तो फिर ये सैलरी लोन अकाउंट में जाएगा। सैलरी डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग के भी पार्ट है एक लिमिटेड, जैसे हम इनवॉइस डिजाइन करते हैं उस तरह से डिजाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज समझेंगे और एक फ्रेश कंपनी क्रिएट करेंगे, उसमें ही देखेंगे। प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेना रहता है। सैलरी स्ट्रक्चर एंड सैलरी कंपोनेंट इन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी इन सेम सीक्वेंस। सैलरी स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन करते हैं और सैलरी कंपोनेंट इन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जो हम सेट करते हैं, वो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। सेम सीक्वेंस में अगर नहीं रहेगा तो आपको, जब भी आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको एरर देगा, और यही एरर देगा, सैलरी स्ट्रक्चर एंड सैलरी कंपोनेंट शुड बी इन सेम सीक्वेंस। नेक्स्ट होता है टीडीएस मस्ट बी शेड्यूल फॉर डिडक्शन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सैलरी। अगर आपने सैलरी प्रिपेयर कर दी है तो आप टीडीएस के कंपोनेंट में या टीडीएस डिडक्शन के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम टीडीएस जो डिडक्शन का टोटल अमाउंट होता है, बीजे में उसका शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, कौन से महीने में कितना कितना अमाउंट डिडक्ट करना है वो प्री डिफाइन करके डालना पड़ता है। जैसे ही हम वहां पे डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी में डिडक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑल कंपोनेंट कैन बी राउंड ऑफ इन कंपोनेंट मास्टर। सारे कंपोनेंट को अगर आपको राउंड ऑफ करना है कोई भी कंपोनेंट के, तो कंपोनेंट मास्टर में आपको राउंड ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ऑल कंपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सैलरी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन हमने प्रिकॉशन बेस पे लिखी है। अभी जैसे क्या होता है कि अब हमने जैसे एग्जांपल दिया, एक एम्प्लॉय का ईएसआईसी डिडक्शन होता है, दूसरे एम्प्लॉय का ईएसआईसी डिडक्शन नहीं है, उसके सैलरी कंपोनेंट में ईएसआईसी का पार्ट नहीं है, लेकिन एक दूसरा लोअर सैलरी वाला है उसके कंपोनेंट में ईएसआईसी का पार्ट है। तो सारे कॉम्बिनेशन मिला के आपको सैलरी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आपको सारे कंपोनेंट डालने हैं, मतलब वो किसी में भी इन्वॉल्व है, किसी भी अगर सैलरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है तो वो कंपोनेंट सैलरी वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में वो आपको डालना पड़ेगा। अब हम बिजी के वाउचर में चलते हैं, उसको हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ से बिजी एक बार चालू कर लेते हैं एक नई कंपनी के लिए। जो हमने प्रिकॉशन बताया है वो प्रिकॉशन को ध्यान में रखते ही हम वर्क करेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम एरर दिखाएंगे फिर पीछे जाएंगे डिलीट करेंगे फिर चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करते हैं। हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये डेमो एक प्रैक्टिकल डेमो है, जैसे हम क्लाइंट के यहाँ पे जाते हैं एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा नहीं है, उस पर हम वर्क करने वाले हैं। एकदम प्लेन डेटा एक कंपनी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, और इसके लिए दिखा रहा हूँ कि आपको हर एक चीज पता चले। कंपनी का नाम हमने डाल दिया बिजी डेमो।
ब्रैकेट में डाल दिया पेरोल, ये हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दी। कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि फीचर्स को इनेबल कैसे करते हैं और हर एक फीचर्स को उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं उसको। बिजी में पेरोल का पार्ट अगर देखा जाए तो एक ऐसा पार्ट है कि पेरोल का डेमो दिखाने के लिए आपको कम से कम क्लाइंट को दिखाने के लिए 1 घंटा चाहिए रहेगा। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है बिजी का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। कंपनी हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पे, पासवर्ड हमने यहाँ पे नहीं डाला है। सबसे पहले हम जाएंगे एंटरप्राइज फीचर्स में। एंटरप्राइज फीचर्स में सबसे पहले इनेबल पेरोल पीएस करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हम मंथली सैलरी की बात कर रहे थे। मंथली सैलरी में डिफॉल्ट पेमेंट मोड क्या रखना है। अगर आप यहाँ पे कैश कर दिया आपने, तो कैश यहाँ पे अगर आपने डाल दिया तो इसका मतलब डिफॉल्ट मोड तो कैश हो गया, लेकिन पेमेंट मोड अगर आपने परमानेंट कैश कर दिया, अगर हमने एम्प्लॉय मास्टर में भी कैश कर दिया, तो कैश अकाउंट डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी एम्प्लॉय को सैलरी गया या बाकी है देना। कैशियर ने तो सैलरी जनरेट कर दिया और कैश अकाउंट 2 लाख 3 लाख जितनी भी सैलरी होती है सब क्रेडिट हो गई, लेकिन अब फिर मैनुअल मेंटेन करना पड़ेगा, किसको सैलरी दिया, किसको नहीं दिया, किसका बाकी है, किसका देना बाकी है, वो सब मैनुअल करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको ये बताया, उसके लिए क्रेडिट अकाउंट बेटर है। तो हम डिफॉल्ट में क्रेडिट अकाउंट ही लेते हैं। राउंड ऑफ ग्रॉस सैलरी, जो भी राउंड ऑफ होते हैं वो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब ग्रॉस सैलरी को राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपर लोअर है, ये नॉर्मली हम कर देते हैं। ओवर टाइम एंड लोड, ओवर टाइम अगर आप एम्प्लॉय को यूज कराना है तो ओवर टाइम इनेबल कर देंगे। मैं यहाँ पे ओवर टाइम का भी एग्जांपल लेता हूँ, और लोन और एडवांस मैनेजमेंट भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। इमेजेस और पासवर्ड वीजा ये जो है ये मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे अकाउंटिंग का फीचर्स ले लेता हूँ। डिफॉल्ट डेबिट अकाउंट आपकी हमेशा सैलरी रहती है, तो हमने सैलरी ले ली। कैश में आपको कैश डालना है, चेक में आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा। और बैंक ट्रांसफर में भी आप बैंक अकाउंट ले सकते हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन आता है टीडीएस का, टीडीएस हमने इनेबल कर लिया। इनेबल सरचार्ज ऑन टीडीएस, अगर सरचार्ज उस पर एप्लीकेबल है तो आप इनेबल करेंगे। किसी किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जैसे वो महाराष्ट्र में उस चीज की एप्लीकेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है। तो अगर आपको प्रोफेशनल टैक्स कहीं कहीं जिस स्टेट में लगता है वहां पे आप इसको इनेबल कर लेंगे। और अभी मैं महाराष्ट्र में हूं तो इसलिए मैं भी इसको इनेबल कर लेता हूं आपको बताने के लिए। इनेबल पीएफ रिपोर्टिंग, पीएफ अगर एप्लीकेबल है तो ये पीएफ ले लेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर रहेगा। बाय डिफॉल्ट ये अपर लिमिट पे ही लगता है, लेकिन अगर किसको कोई बोलता है मुझे एक्चुअल सैलरी पे पीएफ डिडक्शन करवाना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि जितना डिडक्शन होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन भी होता है।
तो अगर आपको अपर लिमिट डिफाइन नहीं करवाना है, अपर लिमिट बाय डिफॉल्ट 15,000 होती है, 15,000 का 12% 1800 रुपीज डिडक्शन होता है। वो डिडक्शन का कंपोनेंट भी आपको अभी दिखेगा। फिर हम नीचे आते हैं, स्पेसिफाई पीएफ अकाउंट। यहाँ पे पीएफ अकाउंट हमने ले लिया। पीएफ अकाउंट में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस अमाउंट को हम इसमें ईपीएफ में कैलकुलेट करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन का पार्ट रहेगा कंपनी का। ऐसे ही इनेबल ईएसआई रिपोर्टिंग है, ये सारी चीजें इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने का पर्पज ये होता है, जिस कंपनी में परमानेंट ईएसआई अप्लीकेबल ही नहीं है तो उसमें हम इनेबल ही नहीं करेंगे, और जिसमें हमें पता है कुछ एम्प्लॉय के लिए ईएसआई अप्लीकेबल है, कुछ लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो फिर वहां पे तो हमें इनेबल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेटिंग है फॉर ऑल कंपनी के लिए, मतलब सिंगल सेटिंग है, तो इसको तो इनेबल करके ही रखना पड़ेगा। अब इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम एक एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय का मास्टर हम दो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, एक ईएसआई वाला, एक विदाउट ईएसआई वाला। एक हमने डाल दिया वर्कर 1, ये वर्कर के नाम से हमने डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने कुछ भी डाल दिया 1/1। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने डाल दी, वर्किंग डाल दी, पीएफ यूएन में छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपके अगर ओवर टाइम अप्लीकेबल है, बोनस अप्लीकेबल है, तो ये यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने ओवर टाइम अप्लीकेबल डाल दिया क्योंकि वर्कर है। लोन भी इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे आपको लोन अकाउंट और एडवांस अकाउंट स्पेसिफाई करना रहता है। अब यहाँ पे अगर हमें लोन अकाउंट देना है, अब मैं यहाँ पे एडवांस अकाउंट डाल देता हूँ, फिलहाल लोन अकाउंट दूसरे अकाउंट में डालूंगा। यहाँ पे हमने डाल दिया वर्कर 1 एडवांस अकाउंट। जब भी हमने वर्कर 1 एडवांस अकाउंट क्रिएट किया, तो ये एडवांस है, तो एडवांस किस में जाएगा? लोन एंड एडवांसेस में जाएगा, क्योंकि ये आपका असेट का पार्ट है। ये हमने सेव कर लिया। अब ये क्रिएट हो गया। इसके बाद आपकी सैलरी स्ट्रक्चर आती है। सैलरी स्ट्रक्चर में क्या डालना है? आपको जिस तारीख से ज्वाइन हुआ है, हमने 1/4 डाल दिया। हम अप्रैल का ही करते हैं पहले। अप्रैल में हमने बेसिक डाल दिया। बेसिक एक स्टैंडर्ड लिमिट वर्कर के हिसाब से हमने डाल दिया 15,000। HRA डाल दिया 50%। उसके बाद हमें पीएफ डाल दिया, फिर प्रोफेशनल टैक्स डाल दिया। प्रोफेशनल टैक्स डालने के बाद टीडीएस इनको अप्लीकेबल है नहीं, टीडीएस की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होता तो हम डाल भी सकते थे, और अभी भी अगर हमें डालना है तो डाल सकते हैं। टीडीएस हो गया। और एक एडवांस का कंपोनेंट डाल देंगे कि अगर कोई एडवांस है तो वो इसमें ऐड हो जाए, माइनस हो जाए सैलरी में से। तो ये हमारी स्ट्रक्चर्स हो गई, बेसिक, एचआरए, पीएफ, पीटी, टीडीएस एंड एडवांस। अब यहां पे हमने इसको सेव कर दिया। फिर पेमेंट मोड में आ गए। पेमेंट मोड में बाय डिफॉल्ट हमने जो क्रेडिट अकाउंट लिया था वही है। जब क्रेडिट अकाउंट आप क्रिएट करते हो, उस टाइम पे आपको ये पूछता है कि जब भी हमें सैलरी प्रिपेयर करनी है तो एम्प्लॉय की कौन सी अकाउंट को क्रेडिट करना है। एम्प्लॉय को किस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट F3 करना है। यहाँ पे वर्कर 1 सैलरी करके डाल दो आप।
और इसमें ग्रुप में डाल दो प्रोविजन एक्सपेंसेस पेबल। प्रोविजन एक्सपेंस पेबल मतलब हमने सैलरी तो क्रिएट कर दी है लेकिन एक्सपेंस पेबल पेंडिंग है। इतनी सारी चीजें डाल के आप सेव कर दो। टीडीएस हमें यहाँ पे अभी नहीं देखना है, वो हम दूसरे कंपोनेंट में देखेंगे जिसमें हम टीडीएस अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे अभी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे हटा दिया। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम सैलरी कंपोनेंट यहाँ पे डाल रहे थे तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स था। प्रोफेशनल टैक्स सब स्टेट में नहीं लगता है, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन डालना पड़ता है कि किस 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 रेंज से क्या क्या लगता है। अब जैसे अगर हमें डालना है एज पर महाराष्ट्र तो हम यहाँ पे डालेंगे 7,500 से लेके अगर 10,000 है तो यहाँ पे 175 लगेगा और 10,001 से कितना भी अमाउंट रहने दो, यहाँ पे 2 लाख है तो 200 रुपये लगेगा। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे डाल दी, ये हमने सेव कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये सेव नहीं करने दे रहा है। अब ये अगर सेव नहीं करने दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने मास्टर में कॉन्फ़िगर कर ही दिया है और इसको री एंटर भी कर सकते हैं यहाँ पे F9 इंसर्ट और नहीं, हमने जिस कंपोनेंट करना चाहिए वो नहीं किया, पीटी करना चाहिए था। डिलीट इंसर्ट और पीटी, ये हमने फिर से सेव कर दिया। अब हम एक वर्कर की डिफिनेशन हमने कर ली। अब हम एक कोई एम्प्लॉय बनाते हैं जो मैनेजर लेवल पे है जिसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हमने यहाँ पे डाला मैनेजर 1। अब मैनेजर 1 जब भी हम डालते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इस कंपोनेंट में हमने ESIC डाला था कि नहीं डाला था वो चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ESIC नहीं डाला है तो ESIC अगर हमें डालना है तो ESIC भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ESIC भी डिडक्शन का पार्ट है तो हमें PF के ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं या TDS के ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट किया और यहाँ पे डाल दिया ESI। ये ESI हो गया, इसको हमने सेव कर दिया। दूसरा हमने एक मास्टर क्रिएट किया, ये ग्रुप में हम ये समझेंगे ये डिपार्टमेंट है और ग्रुप को चेंज करना है तो Ctrl+Alt+C जैसे हम यूज करते थे वैसे करके हम डिपार्टमेंट ग्रुप को वर्डिंग चेंज करके डिपार्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। यहाँ पे सारी चीजें वही चलेंगी। यहाँ पे ओवर टाइम हमने नहीं डाला, यहाँ पे लोन एप्लीकेबल कर दिया। यहाँ पे F3 कर दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया ये भी हमारा लोन एंड एडवांस का पार्ट रहेगा। यहाँ पे हमने एडवांस एप्लीकेबल नहीं किया, जो वर्कर था उसमें हमने एडवांस इनेबल किया था और जो मैनेजर है वहां पे हमने लोन अकाउंट मैंने इनेबल किया है। यहाँ पे हमने सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया। सैलरी स्ट्रक्चर जब भी डिफाइन करते हैं तो हमने यहाँ पे फिर से वही डाल दिया बेसिक। यहाँ पे हमने सैलरी थोड़ी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ली क्योंकि हमें TDS भी डिडक्ट करना है। HRA 50%। फिर हमें सीक्वेंस हम वही लेते हैं PF फिर PT
फिर यहाँ पे ESIC नहीं आएगा, यहाँ पे TDS और फिर लोन। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है एडवांस फिर लोन। तो एम्प्लॉय के वो वाले एम्प्लॉय के केस में भी वो चीज हम डाल सकते हैं। सैलरी अगर क्रेडिट करना है तो यहाँ पे मैनेजर 1 सैलरी, ये भी आएगा प्रोविजन एक्सपेंस पेबल अकाउंट, ये हमने क्रिएट कर दिया। वर्कर में भी अगर हमें उसको, जैसे हमने अलग अलग दिखाया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोन देना है तो लोन अकाउंट भी टैग करके डाल सकते हैं। कोई भी एम्प्लॉय को अगर उसकी सैलरी स्ट्रक्चर कभी भी चेंज होती है तो फिर आप सैलरी स्ट्रक्चर में उसके नीचे सेकेंड डेट डाल के उसका चेंज कर सकते हो। जैसे आपका 1 अगस्त से ये वाली सैलरी अप्लीकेबल होगी, तो आप इसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके आगे ले सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर देना, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो इसकी सैलरी है अगर इंक्रीज हुई है तो इसके अकॉर्डिंग डाल दो। तो हम अभी इस पॉइंट पे नहीं जाते हैं इंक्रीमेंट पे, हम जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पे एक चीज और ऐड की थी, वो खाली देख लेते हैं, एडवांस और लोन। दूसरे में भी हम देख लेते हैं एडवांस और लोन। अब इसमें केवल ESIC नहीं है और उसमें ESIC भी है। अब हम आते हैं TDS पे। जब भी हम TDS कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूट सैलरी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड टिल डेट, प्रोजेक्टेड पे क्लिक किया तो जितनी भी सैलरी बनती रहेगी वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे एजुकेशन सेस भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। अब ये एजुकेशन सेस अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है और नहीं लगने वाला है तो फिर हम क्या करेंगे, TDS के कंपोनेंट्स में इसको से रिमूव कर देंगे। TDS के हम मास्टर में जाएंगे और यहाँ पे जो 4% ये लगा है वो हम यहाँ से हटा देंगे। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये पहले का डिफाइन है, ये स्ट्रक्चर भी टाइम टू टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल TDS अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आज के समय में जैसे हम ये बोलते हैं कि मतलब डिडक्शन के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डिडक्ट करना है या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है, तो उस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो दो TDS विद डॉक्यूमेंट, TDS विदाउट डॉक्यूमेंट। तो अभी हम कॉमन वे में चलते हैं और हमने ये वहां पे ये हटा दिया और इसको फिर से सेव कर दिया। फिर से हम TDS वाले पे जाते हैं, कंप्यूटर सैलरी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको शेष नहीं दिखेगा, एजुकेशन शेष नहीं दिखेगा। अब आपको ये देखना है कि इसको किस शेड्यूल में लेना है। आपको 4 क्वार्टरली लेना है तो 4 में डिवाइड कर दीजिए। 4 में डिवाइड करोगे तो 10,925 रुपये आएगा, यहाँ पे ये बता रहा है। मतलब 43,700 डिवाइड बाई 4 करोगे 10,925 यहाँ पे आए। इसमें एक चीज और भी है, इनकेस आपका बहुत सारी डिडक्शन है ATC वगैरह के अंदर में, वो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। तो ये फिल करने के बाद जो बैलेंस रहेगा, अब जैसे अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे गया, अब जैसे ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ATC, तो आपका जो भी है वो सब यहाँ पे अगर डाल देते हैं। अभी हम इसमें होम लोन अकाउंट ATC, यहाँ पे मैं इसको 1,00,000 रुपए कर देता हूँ। देखिए जैसे हमने 1,00,000 रुपए किया, TDS का अमाउंट 23,700 हो गया। पहले 43 था, आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए 43,700 था। जैसे ही हमने 1,00,000 किया
तो ये सॉरी वैसे 23 हो गया। अब आपको 5925 पर क्वार्टर पे करना है। तो इसकी शेड्यूलिंग भी हमने यहाँ पे कर ली समझो। मई में आपको 5925 पे करना है, जुलाई में 5925 पे करना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 5925 करना है, और फाइनल जनवरी में 5925 पेमेंट करना है। ये हमने सेव कर लिया। ये हो गई टीडीएस की शेड्यूलिंग, डिडक्शन की शेड्यूलिंग हो गई। सैलरी कंपोनेंट, सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद फिर हमें आना पड़ता है सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आप जैसे ही आप सैलरी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उसी के सीक्वेंस में सैलरी कंपोनेंट आपको डिफाइन करने हैं। अब यहाँ पे हमने वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है जो हमने वहां पे डाले। यहाँ पे थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर आपको एरर देगा। एचआर है, ये दोनों ही अर्निंग के पार्ट है। डिडक्शन में आपका आएगा पीएफ, फिर पीटी आएगा, फिर ईएसआई आएगा, फिर आपका टीडीएस आएगा, फिर आपका एडवांस आएगा, फिर आपका लोन आएगा। ये सब डिडक्शन के पार्ट हैं, एडजस्टमेंट के पार्ट हैं। ये सारी चीजें हम करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। मोस्टली इतना ही करना रहता है। अब हम चलते हैं सैलरी पोस्टिंग पे। सैलरी पोस्टिंग में हम वर्कर का जो है एक ओवर टाइम का एंट्री डालेंगे, वो चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन में गए, समझो 30 तारीख को ओवर टाइम हम लोग पता चला, ये ओवर टाइम सेलेक्ट करना है। सैलरी डेट भी 30/4 की रहेगी। आपको 100% देना है या ज़्यादा देना है ओवर टाइम का, कुछ लोग ज़्यादा पे करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको डिफाइन कर देना है 125% देना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय पिक करना है, यहाँ पे वर्कर दिख गया। अब यहाँ पे हमने डाल दिया इसने 27 आवर्स काम किया हुआ है। अब ये बेसिक वगैरह जो पैसे में आ रहा है, इसका मतलब हमने राउंड ऑफ नहीं किया है। अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर देंगे तो बेसिक भी खत्म हो जाएगा। राउंड ऑफ कहाँ पे करेंगे इसका? कंपोनेंट मास्टर में जो बेसिक का कंपोनेंट है वहां पे, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंड ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। ये हम यहाँ पे लेके इसलिए आए हैं आपको अपडेट करने के लिए कहाँ से राउंड ऑफ करते हैं। मैं करूँगा नहीं, खाली बताने के लिए। अब ये आपका 2109 रुपये, ये आपका ओवर टाइम का हो गया। फिर हम सैलरी प्रिपेयर करते हैं 30 तारीख को। अब यहाँ से सैलरी के हमने पिकअप किया। अब यहाँ पे आपने देखा दोनों आ गए। ओवर टाइम के टाइम पे मैनेजर शो नहीं किया क्योंकि उनको ओवर टाइम अप्लीकेबल नहीं था। अब हमने यहाँ पे अप्लीकेबल क्लिक किया, यहाँ पे दोनों आ गए। जिसकी जो भी अनपेड है या छुट्टी है, लीव है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब समझो वर्कर का 1 दिन है, मैनेजर का 3 दिन है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रजिस्टर में ये देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे पीएफ आ गया, यहाँ पे पीटी आ गया, इसका ईएसआई आ गया वर्कर का, मैनेजर का नहीं है। ये नेट सैलरी है, ये टीडीएस डिडक्ट हो गया।
और ये एडवांस हो गया। अभी यहाँ पे लोन नहीं आया। अगर हमें लोन दिखाना है तो मैनेजर को हमें 50,000 रुपये लोन देके फिर शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, और वर्कर को भी एडवांस देके शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। तो हम पहले वर्कर को लोन दे देते हैं और मैनेजर को, वर्कर को एडवांस देते हैं और मैनेजर को लोन देते हैं। 10 तारीख को एक एंट्री डालते हैं यहाँ पे, डेबिट एडवांस, इनको हमने लोन दे दिया 2,500, यहाँ पे कैश कर दिया। तो जैसे ही आप ये सेव करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, शो एडवांस शेड्यूल फॉर एम्प्लॉय वर्कर 1। जैसे एंटर करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। ये विंडो खुलने के बाद आपको कभी काटना है, 30 तारीख को पूरा का पूरा काटना है, क्योंकि ये एडवांस है। ये आप सेव कर दो। सेम तरीके से एक हम लोन की अकाउंट की एंट्री मारते हैं। लोन में हम डालते हैं 25,000। अब ये लोन का जो अकाउंट है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, 30/4 को आपको 15,000 देना है। इंटरेस्ट अगर कुछ रहेगा तो भी लगा सकते हैं, और 31 मई को 10,000 देना है। ये शेड्यूलिंग होगी लोन की, कि लोन के पैसे, लोन के पैसे कैसे कैसे आने हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब सेम सैलरी जो प्रिपेयर हमने किया था वही सैलरी को हम फिर से प्रिपेयर करेंगे। ये तो एडवांस की एंट्री है, फिर से हम एक बार देखते हैं। 30/4 सैलरी, एम्प्लॉय को पिक करेंगे फिर से, सेलेक्ट ऑल, वर्कर का 1 दिन की छुट्टी और इनका 3 दिन का छुट्टी, ऐसा हमने लगा दिया। अब हम लास्ट में देखेंगे ये बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। आप देखोगे यहाँ पे लोन आ गया और इनका एडवांस भी आ गया। आपको सारे फिगर यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे टीडीएस भी डिडक्शन हो गया। अब हमने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ये देखो एरर आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर सैलरी कंपोनेंट लोन। तो मतलब लोन के अकाउंट में इंटरेस्ट अकाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसके लिए वो आ रहा है। तो एक बार हम लोन देखते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट अकाउंट, ये हमारे इनकम के अंडर में आएगा। इसको हमने सेव कर लिया। सेम सैलरी को हम फिर से प्रोसेस कर देते हैं एस्केप करके, सॉरी। हम इसको फिर से प्रोसेस कर लेते हैं, सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी क्रेडिट, और यहाँ पे अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट भी चाहिए तो ये वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम प्रिंट भी इनेबल कर सकते हैं। वर्कर 1 दिन, मैनेजर 3 दिन, ये सारी चीजें हमने चेक कर ली। यहाँ पे भी कंपोनेंट एडिट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट एडिट करना है तो एडिट सैलरी कंपोनेंट में जाके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन होता है सैलरी डिटेल चेक करने का। इसको हमने सेव कर लिया।
अब यहाँ पे क्या आता है? Vouchers his configuration does not match the current configuration. Reload voucher header. एक बार मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एडवांस एंड लोन है। एक काम करते हैं, एक एक मैं सिलेक्ट करके करता हूँ पहले। एक एक एम्प्लॉय का हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। ये सैलरी स्लिप आ गया। सैलरी स्लिप में आपको लेफ्ट साइड में बेसिक एचआर है, फिर डिडक्शन, राइट साइड में कंट्रीब्यूशन और सबसे राइट साइड में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में इनका टीडीएस कुछ भी नहीं है, लोन कुछ भी नहीं है, केवल एडवांस था 2500 जो हमने इनको किया था, वो यहाँ पे डिडक्शन हो गया। ऐसे हम दूसरी बार एक बार दूसरे अकाउंट का भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 डेज डाला था। मुझे लगता है दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में मैच नहीं है, इसके लिए वो साथ में नहीं है। ये जो है आपका मैनेजर का पेज कहना चाह रहे साउंड नहीं आ रहा है।